सेंसिबिलिटी में सबसे पहली चीज इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं कंटिन्यूटी का जो स्टेटमेंट होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो आप कहते हैं कि ए पर जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है और ए पर जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। पहला तो क्वेश्चन सेगमेंट यही है कि अगर किसी भी फंक्शन में आपसे कहा गया कि फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस है, तो ए पर उस फंक्शन की लिमिट निकालो और ए फंक्शन पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालो, दोनों अगर बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। ओके। अच्छा, आपने इसी चीज़ को ऐसे भी समझा है कि अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स मतलब राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, ये तीनों जब सेम होंगी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कई बार क्या होता है कि एक फंक्शन लेफ्ट साइड में अलग होता है, राइट साइड में अलग होता है और वैल्यू अलग होती है, तो ये दोनों यूज करके भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो पहला सेगमेंट तो क्वेश्चन का यही है कि आपसे कहा जाएगा कि एक फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो आप तुरंत उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे और उसको एफ ए के बराबर कर देंगे, तो वो आपकी कंटिन्यूटी कंडीशन में आ जाएगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि एक फंक्शन एफ एक्स हमारे सामने बनाया गया 1 - cos x/x², एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, के व्हेन x इक्वल टू जीरो। आपसे पूछा गया फाइंड के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, जीरो। तो ऑब्वियसली जीरो पे अगर कंटिन्यूटी है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वही एफ ऑफ जीरो के बराबर होगी। अच्छा, एफ ऑफ जीरो ही के है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 - cos x/x²। इसकी लिमिट आपने हाफ निकाली है, तो अगर के की वैल्यू हाफ होगी तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये पहला सेगमेंट हुआ जिस पर बेस क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या काम करना था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4, यही वैल्यू एफ सर ऑफ ए है। π/4, ए हाफ √2। बाकी अगर आ गया हो तो अगला सॉल्व करो। बाई कॉट एक्स -1 था, 0/0 फॉर्म थी, सीधा क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 -√2 साइन एक्स और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, अब वैल्यू रख देंगे। तो √2 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1/2 आ रहा है ए। अगले वाले का आंसर बताओ 5 का। इसमें कहा गया है कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है जीरो पे, तो फॉर विच वैल्यू असाइन टू जीरो दैट सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बस जीरो पे कौन ए सी वैल्यू आप असाइन करेंगे, सर इसका भी ए ए आएगा। आएगा। सीधा इसमें भी आप सेम काम करेंगे कि एफ ऑफ जीरो को हम क्या असाइन कर दें, लिमिट सर एक्सटेंडिंग गलत है, टू सर एफ एक्स। गलत है, ए प्लस बी आएगा सर, ए प्लस बी आएगा। आंसर इज बी, माइनस प्लस ध्यान रखिए भाई, 1 + एक्स। अच्छा, यहाँ पे लॉग का जो बेस है ना वो ए ई ले लीजिएगा, बाई एक्स आ जा रहा है, सही है ना। तो चाहो तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो भाई, पहला कर दो तो ln 1 + ax बाई ए एक्स इंटू ए, और दूसरा ब्रेक कर दो तो log ऑफ 1 - bx बाई -bx इंटू बी। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से आंसर a + b आ गया, सही है। थर्ड वाले में बताइए, ये जैन वाले अटेम्प्ट में है, इसमें आपको a और b बताना है, a और b बताना है, जबकि सर a + 2 भी बताना है, जबकि फंक्शन जीरो सर पे क्या है देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरो पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, माइनस की बात करेंगे तो साइन ऑफ a + 2 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स कर लो। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से तो a + 2 इंटू एक्स बाई a + 2 इंटू एक्स, साथ में a + 2 कर लो और एक शायद साइन एक्स बाई एक्स कर लो। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस पे, बोलो भाई,
ये वाली लिमिट क्या हो गई 1, तो यहाँ से क्या बचेगा a+2, ये वाली लिमिट 1 आ गई, तो यहाँ से आंसर a+3 आ गया कि नहीं बोलो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट a+3 आ गई। जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है b, a+3 इक्वल टू बी, एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पे जीरो प्लस पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, तो x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4/3। तो क्या x की पावर 1/3 कॉमन लेके हटा दें, बोलो भाई। तो 1 प्लस थ्री एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई एक्स बचेगा। अब तो 0/0 फॉर्म दिख रहा है आपको, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1/3, 1 प्लस थ्री एक्स की पावर 2/3 और साथ में एक 3 और ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई 1। जैसे आप एक्स को 0 टेंड कराओगे, देखो क्या आंसर 1 आ रहा है, चेक करो। जैसे ही 1 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 0 प्लस 1 आ रहा है, एफ ऑफ 0 बी आ रहा है, और एफ ऑफ 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट a+3 आ रहा है। तीनों बराबर होने चाहिए। a+3 1 के बराबर होगा तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, a+2b बताना है। a की वैल्यू -2 है, इसकी वैल्यू 2 है, 2+2 आंसर 0 आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या किया बोलो भाई। हमने सीधे यस क्या सर। निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली लेफ्ट साइड से तो a+3, राइट हैंड लिमिट निकाल ली राइट साइड से 1, और तीनों आपस में जब बराबर होंगे तभी तो फंक्शन जीरो पे कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तीनों को बराबर कर लिया, a और b की वैल्यू निकाल ली, फिर जो हमको एनालिसिस करना था वो हमने कर दिया। यस सर। अगर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल की बात करें a पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच डिवाइडेड बाई एफ ऑफ a बाई माइनस एच, यानी ये लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच, ये भी लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, और दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपने कैलकुलेट किया और दोनों बराबर आए, पहले तो फाइनाइट है और दोनों बराबर आए, तो आप कहेंगे कि वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तब जो है एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा किसी पॉइंट ए पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। जैसे अगर मैं एग्जांपल वाइज आपसे चेक करूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स की बात करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो सबसे पहले आप एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, एल एन 1 0। अब आओ जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एल एन 1 माइनस एच, दिख रहा है कि नहीं, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो गई, बाई माइनस एच आ गया। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं सबको, बोलिए। अच्छा, अब ये मॉड जैसे ओपन करोगे तो एस टेंडिंग टू 0 आएगा, हाँ है ना। अच्छा, एल एन की वैल्यू जैसे ही 1 से कम होगी तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो यानी कि ये मॉड कैसा ओपन होगा, माइनस के साथ। क्या ये बात समझ पा रहे हो, हाँ है ना। अच्छा, अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी एस टेंडिंग टू 0 पे 1 आएगी, तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा 1। यहीं पे जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एल एन 1 प्लस एच रखेंगे माइनस एफ ऑफ 1 0 बाई एच रखेंगे। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, एल एन की वैल्यू, भाई एल एन एक्स का ग्राफ तो आपने पढ़ा होगा ना, ऐसा होता है। तो 1 से आगे बढ़ोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव। अब लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे इसको क्या लिखेंगे, एल एन 1 प्लस एच बाई एच। अब ये लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मतलब एल एच डी और आर एच डी आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। एट एक्स इक्वल टू 0, यानी आपका फंक्शन 0 पे कैसा आ रहा है भाई, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर आपको किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो आप चेक करते हैं एल एच डी और आर एच डी की वैल्यू। अगर एल एच डी और आर एच डी दोनों फाइनाइट आ रहे हैं तो आप कहेंगे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है। अब अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों एक साथ चेक करनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम सीधे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। समझ में आया। जैसे आपने कहा फॉर फंक्शन
y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। आपने कहा एल एस डी एंड आर एस डी बोथ हैविंग फाइनाइट वैल्यू। कैसी वैल्यू भाई? फाइनाइट वैल्यू। अगर एल एस डी और आर एस डी दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ गई तो हम कहेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स इज कंटिन्यूस। मेरी बात समझ में आ गई? अगर फाइनाइट आ गए, सही है। अच्छा, और अगर यही फाइनाइट वैल्यू आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यानी कि हम एल एस डी आर एस डी निकाल के फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों पे कमेंट कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? हम एल एस डी और आर एस डी निकाल के फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों पे कमेंट कर सकते हैं। अगर एल एस डी और आर एस डी दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, बट अगर फाइनाइट होने के साथ साथ इक्वल भी आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर फाइनाइट होने के साथ साथ दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं तो क्या हम उनको डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं? बोलो, क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब हमने ये कहा कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। अगर कोई फंक्शन किसी क्वेश्चन में लिखा है कि वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस होगा ही होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर कोई फंक्शन लिखा है डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ क्या कंसीडर करके चलना है? कंटिन्यूस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। है ना? तो ये बात हो गई। यानी अगर हमें किसी फंक्शन की सिर्फ जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आपने एग्जांपल में देखा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट आ रही थी, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट आ रही थी, बट दोनों वैल्यू नहीं आ रहे थे, एल एस डी और आर एस डी। इसका मतलब ये जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल नहीं था, बट क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस था? बोलो भाई, एल एस डी एंड आर एस डी यस सर। बोथ फाइनाइट वैल्यू था कि नहीं था? तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एल एन एक्स जो था वो कंटिन्यूस था कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि एल एस डी और आर एस डी दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है? फाइनाइट आ रही है। अगर फाइनाइट आ रही है तो हम उसको कंटिन्यूस बोल सकते हैं, बट फाइनाइट आने के साथ साथ अगर इक्वल भी आ रही है तो हम उसको डिफरेंशिएबल भी बोलेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताइए भाई। यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताएगा मुझे। नहीं सर, कोई बात कंफ्यूजन सबको नहीं। समझ में आई कि अगर फाइनाइट होने के साथ साथ इक्वल भी आ रही है तो हम उसको कंटिन्यूस बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कंटिन्यूस नहीं बोल सकते हैं। नहीं। क्लियर है? जैसे देखिए, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था कि एक फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको बताना एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल क्या है? कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, या डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूस नहीं है, या कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों नहीं है, इस पर आपको कमेंट करना था। तो ऑब्वियसली आप तुरंत क्या निकालेंगे? एल एस डी एंड आर एस डी हम निकाल लेंगे। तो एल एस डी के लिए तुरंत क्या करोगे? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, लेफ्ट साइड से जाओगे तो जीरो माइनस एच साइन ऑफ एल एन ऑफ जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, एफ ऑफ जीरो आपको जीरो ही दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? माइनस एच। तो यहाँ से वैल्यू आ गई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच कैंसिल, साइन ऑफ एल एन एच का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? बोलिए। अच्छा, यहीं पे जब हम आर एस डी निकालते तो क्या आता? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच, यानी कि अब एच जीरो प्लस एच रख देते, साइन ऑफ एल एन जीरो प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, एच से अभी भी एच कैंसिल हो जाता। अब ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर साइन ऑफ एल एन ऑफ एच स्क्वायर आता। अब देखो,
जैसे h को 0 टेंड कराओगे ये वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट टेंड करेगी, और साइन कुछ भी हो जाए माइनस इनफाइनाइट पे रहेगा तो -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये रिजल्ट कुछ भी आएगा, बट आएगा तो एक फाइनाइट ना। बोलो क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी रहेगी, रहेगी किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। सेम लॉजिक इसके साथ भी है, इसकी वैल्यू रहेगी किसके? साइन कितना भी बड़ा हो जाए, साइन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकालो, वो वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी ना। तो इसका मतलब ये भी फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, यानी एलएसडी और आरएसडी दोनों फाइनाइट आ रहे हैं। अब दोनों सेम आएंगे कि नहीं ये नहीं कह सकता मैं। ये भी -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है, ये भी -1 से 1 के बीच की वैल्यू है, बट क्या दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं, बट दोनों फाइनाइट हैं। मेरी बात समझ गए? बट एलएसडी और आरएसडी दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस तो है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ। Yes, बट sir. Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या ये लॉजिक समझ गए कि एफ एक्स फंक्शन आपने कंटिन्यूअस तो प्रूव कर ले गए आप, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बट एफ एक्स फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? बोलिए। तो ये बात हो गई कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी एक साथ चेक करने की। आप तुरंत कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन की एक साथ एक पॉइंट पे चेक कर लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो ये बात तो हो गई, आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे एक साथ चेक कर लेंगे। क्लियर? अब बात आती है बाई ग्राफ चेक करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, सेकंड सेगमेंट यही है कि आपको ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस और कहाँ डिफरेंशिएबल है और कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूटी का तो सिंपल मतलब है, अगर आपका ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक हो गया, अगर आपका ग्राफ आपने बनाया और वो ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक हो गया, तो आप कहेंगे कि उस पॉइंट पे क्या आ गया? डिसकंटिन्यूटी आ गया। तो जब भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं, वो ग्राफ जिन जिन पॉइंट पे ब्रेक होता जाएगा, तो जिन जिन पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक होता जाएगा उन्हीं सारे पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे? है ना, नॉन डिफरेंस सॉरी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। यानी फॉर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, सच पॉइंट said to be discontinuous for which breaking of graph occurs। जहां पर क्या ऑकर्स हो रहा है? ग्राफ की ब्रेकिंग ऑकर्स हो रही है। तो रफली आप ग्राफ बना लो, जहां जहां ग्राफ ब्रेक होता जाएगा वहां वहां आप कहते जाओगे कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया y इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2 sin x, और x को आपको 0 से 2 पाई में चेक करना है, और आपको बताना है फाइंड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ये क्वेश्चन आया, तो तुरंत आप 2 sin x का ग्राफ बनाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बॉक्स ऑफ 2 sin x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम रफली किसका ग्राफ बना लेंगे? 2 sin x का, फिर उसमें बॉक्स लगा देंगे। तो 2 sin x में वैल्यू मैक्सिमम 2 जाएगी, 1 कहाँ पे आएगी? π/6 पे और 5π/6 पे। क्या ये बात समझ रहे हो? पाई पे 0 आ जाएगी। इसके बाद -1 ये वैल्यू कहाँ अचीव करेगा? बोलिए भाई। पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6 पर, और पाई माइनस π/6 मतलब 13π/6 पर। 3π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। मेरी बात समझे? अब जैसे आप बॉक्स का ग्राफ बनाएंगे तो तुरंत ये वैल्यू यहाँ 0 आएगी, ये 2 सर पर स्क्रीन नहीं आ रही।
आ तो रही बेटा, 2 पे 2 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्रीन आ रही है क्या सबको? यहाँ पर ये एग्जैक्ट 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये -2, यस सर, आ रही है। -1 से 2 के बीच में रहेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये फिर से क्या हो जाएगा, 0 यहाँ तक। फिर यहाँ पर ये वैल्यू क्या ले लेगा, -1 यहाँ तक। फिर यहाँ पर ये वैल्यू क्या ले लेगा, -2। यहाँ पर भी क्या लेगा, -2। यहाँ पर भी क्या लेगा, -1। यहाँ पर ये क्या ले लेगा, 0। क्या एक ग्राफ समझ में आया? अब ये ग्राफ, रेड वाला ग्राफ जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा है वही वही पॉइंट काउंट कर लो। तो यहाँ से चलना शुरू करो। पहला ब्रेक आपको कहाँ मिला, π/6 पे। दूसरा ब्रेक कहाँ मिला, π/2 पे। तीसरा ब्रेक कहाँ मिला, 5π/6 पे। चौथा ब्रेक कहाँ मिला, पाई पे। पांचवा ब्रेक कहाँ मिला, 7π/6 पे। अगला ब्रेक कहाँ मिला, 3π/2 पे। अगला ब्रेक कहाँ मिला, 13π/6 पे। अगला ब्रेक कहाँ मिला, 2π पे। तो वो सारे पॉइंट कैसे हो गए, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की लिस्ट क्या हो गई, बोलिए? π/6, π/2, 5π/6, पाई, 7π/6, 13π/6 एंड 2π। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ? इसका मतलब y इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2 sin x जो है वो सेम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ले लेगा। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएं। नहीं, यानी कि अगर हम इसमें a ऐड कर दें, a सब्ट्रैक्ट कर दें, a मल्टीप्लाई कर दें या a डिवाइड कर दें, तो उससे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं आता। यानी कि हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स हैविंग discontinuous point at x is equals to a, then y equal to fx plus minus a, y equal to a f x, या फिर y इक्वल टू एफ एक्स बाई ए। अब ये a या a कर लो या इस a को k कर लो, प्लस माइनस के एफ एक्स या k, जहाँ पे k कोई भी रियल नंबर होगा। हाँ या ना? हैविंग सेम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा, x इक्वल टू ए। तो अगर आप किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उससे कोई फर्क किस पे नहीं पड़ता, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे नहीं पड़ता। जैसे आपने अभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकाले ना, किसके, बॉक्स ऑफ 2 sin x के। तो जरा मुझे बताओ, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2 sin x प्लस माइनस 1 कर दें तो हम इसको क्या लिख देंगे, बॉक्स ऑफ 2 sin x प्लस माइनस 1। और अगर हम x को 0 से 2π करें तो क्या दोनों में सेम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएंगे, बोलो? यस सर। Yes, sir. तो बोथ फंक्शन हैविंग सेम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर हम ये काम कर दें तो दोनों फंक्शन में सेम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएंगे, जो पहले में आ रहे होंगे वही सेकंड वाले में आ जाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो वो मुझे बताए। तो दोनों फंक्शन में सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ग्राफ में डिसकंटिन्यूअस पॉइंट चेक करने का सिंपल लॉजिक है, आप ग्राफ बनाइए, जहाँ जहाँ ग्राफ ब्रेक होता चला जाएगा वहाँ वहाँ आप सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालते चले जाएंगे। क्लियर है? अब इसमें जो भी वेरिएशन होगा वो ग्राफ के हिसाब से ही होगा। ग्राफ आपको पीस वाइज दिया जा सकता है, ग्राफ आपको डायरेक्ट दिया जा सकता है ना, बॉक्स लगा के, मॉड लगा के। तो जैसा ग्राफ आप बनाएंगे उस ग्राफ के हिसाब से आप सीधा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कैलकुलेट करते चले जाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी ग्राफ से कैसे चेक करते हैं।
अब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है, मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया फॉर ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स हैविंग डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यानी ब्रेक पॉइंट है, तो इसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो जहां जहां ग्राफ में डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट कैसे होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, पहला। तो जहां जहां ग्राफ ब्रेक होगा वो सारे ग्राफ क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। दूसरा, इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स हैविंग शार्प एज, शार्प एज या इसी को कह दें शार्प टर्न, ठीक है, या कहीं पे कस्प बन जाए, ठीक है, देन सच पॉइंट आर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। मतलब जहां पर इनमें से कुछ भी बन जाएगा वो सारे पॉइंट कैसे होंगे हमारे लिए, वो सारे पॉइंट हमारे लिए नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट काउंट होंगे। जैसे देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स की बात करें, तो जैसे हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो जिसमें x इक्वल टू 0 पे शार्प एज आ जाएगा, दिखा, तो ये पॉइंट हमारे लिए कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। सही है। जैसे अभी आपने y इक्वल टू मॉड एल एन एक्स के लिए देखा था, तो y इक्वल टू मॉड एल एन एक्स की अगर हम बात करें तो उसका ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो उसका ग्राफ रफली ऐसा आता है, ये पॉइंट हो गया 1,0, तो 1,0 पे शार्प पे जा गया था, तो x इक्वल टू 1 आपने निकाला था, वहाँ एल एच डी आर एच डी पे लगाया था, तो वो कैसा पॉइंट आ गया था, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो जहाँ पर भी शार्प एजेस आ जाएंगे वो सारे पॉइंट हमारे लिए कैसे होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है। यानी शार्प एज का मतलब वहाँ पर जो है डेफिनेशन चेंज हो गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो वो सारे पॉइंट हमारे लिए कैसे हो गए, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट शार्प एज के लिए। जैसे हम y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब जो है वो 0 पर डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि ये 0 पर शार्प एज नहीं है। इसके लिए x इक्वल टू 0 कैसा होता है, डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है। समझ गए कि नहीं, क्योंकि ये शार्प एज नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। शार्प एज का मतलब डेफिनेशन में अचानक से चेंज आ जाना। जैसे अगर आप y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करो तो देखो, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आप ऐसा बनाएंगे तो तुरंत आप क्या कहेंगे, x इक्वल टू एन पाई। ये सारे पॉइंट कैसे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि इन पे क्या आ रहा है, शार्प एजेस आ रही हैं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, बोलिए, क्या ये मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं। यस सर। नहीं क्या, तो तुरंत हम माइनस पाई से पाई के बीच में बस अपने फंक्शन को बनाएंगे, तो साइन का फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा और कॉस का फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। देख लीजिए, माइनस पाई से पाई के बीच में, और हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम वाला ग्राफ आप ले लो। एक ये शार्प एज आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं सबको, एक ये शार्प एज आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, एक तो इस पॉइंट पे आया,
एक इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट π/4 हो गया और ये पॉइंट हो गया शायद -3 π/4। बोलिए, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या है? बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या है? π/4 एंड -3 π/4। 5/4. अब आपसे पूछा गया है कि नॉन डिफरेंशिएबल, तो एस इज द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। एस इनमें से किस किस सेट का सबसेट है? बोलो, एस इनमें से किस किस सेट का सबसेट है? तो सिर्फ एक सेट का सबसेट है सी का। बोलो, एस Yes, सिर्फ sir. एक ही सेट का सबसेट है, क्योंकि यही दोनों एलिमेंट इस सेट में पाए जा रहे हैं। तो आपने ग्राफ बना के स्मूथली कैलकुलेट कर लिया, दिखा कि नहीं बताओ? Yes, sir. यस सर। समझ गए कि नहीं सब लोग? बोलिए। जी. गुड। अब यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन दे देता, एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एंड हाफ, ठीक है, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई। बताओ, फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। हाँ भाई, फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। इसमें तो आप तीनों ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में बना लो और फिर उसमें से आप कॉमन ग्राफ ले लो। ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ, ये बन गया कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। दोनों की वैल्यू बराबर होगी 1/√2 पे, उससे पहले ही हाफ आएगा। ये बन गया हाफ का ग्राफ। अब तीनों की वैल्यू ले लो, तीनों के हिसाब से हमें किसका ग्राफ बनाना है? मिनिमम का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम साइन एक्स हो गया, फिर मिनिमम हाफ हो गया, फिर मिनिमम हो गया क्या? कॉस एक्स। कहाँ तक? यहाँ तक। और यहाँ के बाद मिनिमम क्या हो गया? साइन एक्स। दिखा क्या ग्राफ का नेचर? बताओ। तो हमें वही सारे पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। एक बार ये पॉइंट कैलकुलेट करो जब साइन एक्स हाफ था तो π/6 था। एक बार ये पॉइंट कैलकुलेट करो जब cos x हाफ था तो π/3 था। एक बार ये दोनों बराबर थे तो पाई के आगे यानी कि 5 π/4 था। यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या आ गए? π/6 आ गया, π/3 आ गया और 5 π/4 आ गया। देखो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो दिखा क्या भाई? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? बोलिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लेता एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एंड हाफ, तब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या होते? बोलो। तो आप मैक्स के लिए ऊपर वाले ग्राफ को ही पिक कर लेते ना। बोलिए, जो ग्राफ एकदम टॉप पे बन रहा होता उसी को पिक करते। तो ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ग्राफ, इसके बाद 5/4। फिर ये वाला ग्राफ यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाला ग्राफ और फिर ये वाला ग्राफ। क्या ये समझ में आया? ऊपर वाली रेड लाइन। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले क्या चलता? कॉस एक्स, फिर क्या चलता? साइन एक्स, फिर क्या चलता? हाफ, फिर क्या चलता? कॉस एक्स। क्या है मेरी पूरी बात समझ में आई सबको? बोलो। ये पॉइंट कितना हो जाता? π/4। ये पॉइंट कितना हो जाता? 5 π/6। ये पॉइंट कितना होता? बोलिए। हाफ वैल्यू चाहिए किसके ग्राफ में? कॉस के ग्राफ में। ये वैल्यू कितनी होती? 5 π/3 होती क्या? बोलो। और फिर ये क्या हो जाता है? 2 पाई। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या मिल रहे हैं आपको? बताइए। एक तो π/4 शार्प एज, 5 π/6 शार्प एज, 5 π/3 शार्प एज। अरे हाँ या ना? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो? हाँ सर। क्लियर है? आ गया। चलिए, अब ये दो क्वेश्चन यस आपको सर। सॉल्व करने हैं। इसमें आपको बताना है कि कितने पॉइंट
डिसकंटिन्यूअस हैं, और सेकंड वाले में आपको बताना है कितने पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है। चलिए तो पहले वाला देखते हैं भाई। -1 से 1 है तो इसमें एक मॉड भी है और एक बॉक्स भी है, तो उसी के हिसाब से हम ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो अगर हम fx फंक्शन को ब्रेक करके पहले लिख लेते हैं, तो जब हम x को देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 के बीच में, तो बॉक्स की वैल्यू -1 आ जाती है और मॉड भी -x, तो ये -x -1 आ रहा है। फिर जब हम इसको 0 से लेके 1 के बीच में लेते हैं तो ये x हो जाता है और ये 0 हो जाता है। फिर जब हम इसको 1 से लेके 2 के बीच में लेते हैं तब तो ये सीधा सीधा 2x हो जाता है। और फिर जब हम इसको 2 से लेके 3 के बीच में लेते हैं इंक्लूडिंग 2, तो ये x+2 होता है, और जैसे ही हम 3 पर पहुंचते हैं तो ये 6 हो जाता है। अब आपको बताना है कि -1 से 3 के बीच में कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। चलो ग्राफ बना लो, है ना। तो -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, -2 आ रही है क्या, चेक करियो, बोलो भाई। 0 पर कितनी आ रही है, -1, तो पहली लाइन तो यही हो गई। इसके बाद 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और 1 पे वैल्यू आ रही है 1, तो y=x लाइन हो गई पैरेलल सेम। दिख रहा है कि नहीं सबको? नहीं, एक सेकंड, गड़बड़ कर दिया। -1 पे वैल्यू इसकी 0 आ रही है ना, ये आ रही है लाइन, देखो जरा। और फिर 1 पे वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 2, और 2 पे कितनी आ रही है, 4, ये वाली लाइन हो गई यहाँ पे x+2, है ना। और फिर 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और 2 4 हो गया, ये तो सेम आ रहा है। और 3 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 6, तो 3 पर ये 6 चला गया, नहीं 5 आ रहा है, और 3 पर इसकी वैल्यू 6 आ जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या ग्राफ दिखा? तो ग्राफ नीचे बना दें, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे करके सॉल्व कर लेंगे। क्या ये, क्या इस क्वेश्चन में ग्राफ बना पाए थे कि नहीं तुम लोग, ये बताओ। इस क्वेश्चन में ग्राफ के अलावा कुछ और, बना लिया सर। ग्राफ के अलावा कुछ और करना नहीं इस क्वेश्चन में भाई। पहला ग्राफ ये हो गया, तो यहाँ पे हमें -1 पे डॉट दिख रहा है, 0 पर यहाँ क्रॉस आ जाएगा -1। इसके बाद अगला y=x लाइन, फिर अगला y=2x लाइन, फिर अगला जो लाइन आएगा वो आएगा 2x+6, ये भी एक सार पे जाएगा, ये वैल्यू 6 आएगी, ऐसा देखो आ रहा है। ये वैल्यू 4 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 पे 2, दिख रहा है। तो बताओ कितने नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या क्या दिख रहा है आपको, बताओ, बोलिए भाई जल्दी से। 4 दिख रहे हैं सर स्टार्ट। 1, 2, 3, हाँ या ना। सर 2 भी तो है, 2 भी तो है। 2 डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, 2 तो कंटिन्यूअस है ना, 2 पे ग्राफ ब्रेक कहाँ हो रहा है? हाँ वो, हाँ अरे भाई क्वेश्चन में यस सर, हाँ हाँ। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछे गए, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ओनली 3 पॉइंट। समझ में आया? लास्ट वाला पॉइंट क्यों दिख रहा है, ये बात समझ में आ रही है? बोलिए भाई। -1 जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि -1 के आगे का ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, बट 3 वाला ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ये बात समझ में आई? हाँ है ना। मतलब एक छोटी सी चीज जो इसमें समझने वाली है वो ये है कि अगर x को -a से b चेक करना है फॉर y=fx, तो अगर हमें एट x=a कंटिन्यूटी देखना है, तो f(a) जो है वो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx के अगर बराबर है, तो हम कहते हैं कि x=a इज कंटिन्यूअस पॉइंट। समझ गए कि नहीं भाई? और अगर यहीं पे हम x=b की बात करें, तो f(b) जो है वो लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस fx के बराबर होगा, तो x=b को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस पॉइंट। यानी वहां पर जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें वन साइडेड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट वाले बाउंड्री पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट वाले बाउंड्री पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। अगर ये है तो कंटिन्यूटी है, ये नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसके हिसाब से हमें एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। जो 2 वाला पॉइंट था वो कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने पॉइंट हमें डिसकंटिन्यूअस मिल गए, 3।
अच्छा, यहीं पे अगर मैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पूछता तो आंसर क्या होता, बोलो। अगर यहीं पे मैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पूछता तो आंसर क्या होता बताओ, 4 पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि 3 तो डिसकंटिन्यूअस थे और एक पॉइंट कैसा था, शार्प एज, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्या ये पूरी कहानी सबको क्लियर हुई, बताओ भाई। चलिए, अब यस सर। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बताना है, देखते हैं भाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माइनस मॉड एक्स बना दिया, ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना दिए, और माइनस 1 से 1 के बीच में। और इसमें हमें क्या लेना है, 1 पे वैल्यू सेम 1 ही आ जाएगी, 1 पे इसकी वैल्यू भी सेम 1 ही आ रही है। और हमें क्या लेना है, मैक्स लेना है। मैक्स मतलब जो ग्राफ ऊपर आ रहा है वो, ये 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 और ये। कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 पॉइंट, हाँ या ना बताओ भाई। 3 पॉइंट शार्प एजेस नजर आ रहे हैं ना सबको, तो टोटल कितने हो गए, यस सर। 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। बताओ भाई। तो सेकंड वाला ग्राफ कैसे बनाया? कौन सा, y इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूछ रहे हो? यस। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्कल होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आती है। ये ग्राफ होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ होता है माइनस रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर का। नहीं, सर्किल का लोअर हाफ ले लिया, दिखा? अरे हाँ या ना बताओ भाई। दूसरा तरीका यस भी है सर। मेरे पास, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बना लोगे, बना लोगे। पूरे ग्राफ में जैसे ही हमें y इक्वल टू एफ एक्स से, अगर हमें y इक्वल टू माइनस एफ एक्स बनाना हो, तो हम ग्राफ की मिरर इमेज लेते हैं किसके रेफरेंस में, वाई एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। नहीं समझे? यस सर। जैसे आप एक्स एक्सिस के रेफरेंस में मिरर इमेज लेते हैं, तुरंत आपको y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल जाता है। तो बस तुरंत मिरर इमेज ले लो, जैसे ही मिरर इमेज लोगे तो नीचे वाला ग्राफ आ जाएगा। समझ गए कि नहीं अब? यस। बस इसके बाद दोनों ग्राफ का मैक्सिमम वाला पोर्शन पिक कर लो, तो जो ऊपर ग्राफ है, तो वहाँ से सीधे हमें बस ये देखना था कहाँ कहाँ शार्प एजेस आ रही हैं। तो शार्प एजेस कितने पॉइंट पे आ रही हैं, 3 पॉइंट पे। अब वो पॉइंट अगर निकालने होते तो हम इक्वल करके निकाल भी लेते, जब किसी पॉइंट की वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स के बराबर करते, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आ जाती, ये पॉइंट आ जाते। अगर हमें उन पॉइंट की वैल्यू चाहिए होती तो यानी कि अगर हम पॉइंट वाइज आंसर लिखते तो माइनस 1 बाई रूट 2 जीरो और 1 बाई रूट 2, ये 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाते। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ, बोलिए। क्या ये बात यस समझ में सर, आई? हो रहा है। गुड। एक और ऐसे ही क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 के मॉड माइनस 1 का मॉड, बताओ। फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। नहीं समझे? तो क्या करोगे बताओ, ग्राफ बना लो बस। तो अगर हम ग्राफ के बारे में सोचते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, सबसे पहले मॉड एक्स आएगा, फिर मॉड एक्स माइनस 1 आएगा, उसका मॉड ले लेंगे। जैसे ही मॉड एक्स माइनस 1 का मॉड लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, फिर इसको माइनस 1 से नीचे 5 शिफ्ट कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और फिर इसका मॉड ले लेंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है क्या, देखो। 5 पॉइंट। सर 5 पॉइंट्स।
अब हमें Yes, पॉइंट तो sir. इसमें निकालने नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है कहाँ कहाँ। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉइंट्स आ गए। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो रफली बस हमने ग्राफ देखा और सीधा काउंट करके बता दिया हमारा आंसर क्या आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, Yes, sir. ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था कि एफ एक्स इज इक्व टू मॉड एक्स हाँ, एफ एक्स इज इक्व टू मॉड एक्स माइनस वन। सही है। फाइंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट फॉर एफ ऑफ एफ एक्स। तो अगर आप एफ ऑफ एफ एक्स निकालते तो एफ ऑफ एफ एक्स यही आ जाता कि नहीं, चेक करो। अरे हाँ या ना? अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे देखते तो यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ एफ एक्स लिखते तो वो मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस वन का मॉड माइनस वन यही आता कि नहीं आता, सोचो। अरे हाँ या ना? यस सर। बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वही बात हो गई सेम। तो अगर हम मॉड एक्स माइनस वन में नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पूछें तो मॉड एक्स माइनस वन में कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है? एक। बोलो भाई। मॉड एक्स Yes, माइनस, बट एफ ऑफ एफ एक्स में कितने आ गए? 5। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई, बताओ। yes, sir. सॉरी, ऐसा होता है। इसका मॉड लगाओ तो बात ठीक है। चलो अब ये बताओ। हाँ भाई, ये ए बताइए। ए 0,1। सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है? 0,1 नहीं लिखा हुआ, 0 और 1 दो पॉइंट लिखे हैं भाई। 0 और 1 दोनों पॉइंट आ रहे हैं क्या नॉन डिफरेंशिएबल? देखो जरा। सिंपल से दोनों ग्राफ एक प्लेटफॉर्म पे बनाने हैं और मैक्सिमम पिक कर लेना है। तो y इक्वल टू एक्स हो गया ये, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया ये। दोनों का मैक्सिमम पिक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में तो एक्स स्क्वायर ही मैक्सिमम है, इसके बाद एक्स मैक्सिमम है, फिर एक्स स्क्वायर मैक्सिमम। यानी दो जगह शार्प एजेस बन रही है। एक एज कहाँ बन रही है? 0 पे, और एक एज कहाँ बन रही है? 1 पे। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट क्या क्या हो गए? 0 और 1। समझ गया होंगे सब लोग? हाँ या ना? तो ग्राफ में इससे ज़्यादा वेरिएशन आपके सामने नहीं आया। कर लेंगे जैसे, अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन is always continuous and differentiable। तो कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन आप ले लें तो वो हमेशा के लिए कंटिन्यूस भी होता है और हमेशा के लिए क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। सेकंड, अगर जैसे मान लो कोई फंक्शन पीस वाइज डिफाइन है, जैसे f1x एक पीस है a से b के बीच में, और f2x एक और पीस है b से c के बीच में, और आपसे ये कहा गया है कि f1x एंड f2x आर कंटिन्यूस फंक्शन, या आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो जहाँ जहाँ वो ब्रेक हो रहा होगा, जहाँ जहाँ वो क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा, क्योंकि भाई f1x इस पूरे रीजन में कंटिन्यूस, f2x इस पूरे रीजन में कंटिन्यूस, तो यानी डिसकंटिन्यूटी कहाँ आ सकती है? जहाँ ये ब्रेक हो रहा होगा। क्योंकि fx भी कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इस ब्रेक पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम तुरंत कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f1x f ऑफ b, और लिमिट x टेंडिंग टू b प्लस f2x, ये वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। हाँ या ना? अच्छा, चूंकि हमने ये कहा है कि फंक्शन जो है f1x और f2x कंटिन्यूस है,
तो b माइनस एफ बी के बराबर, भाई अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है f1x और f2x तो ये तो डिफाइन होंगे ना सब, ये फाइनाइट लिमिट होंगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब सीधा हम f1 पे b रखेंगे और f2 पे b रखेंगे, इन्हीं दोनों को बराबर कर देंगे, वहाँ से इक्वेशन बना के सीधा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम लिमिट निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमें ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस पता है तो जहाँ जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा उन पॉइंट के लेफ्ट और राइट सीधा वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और सीधा सिंप्लीफाई करके हम अपना आंसर लिख देंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे कहा गया आपको a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और फंक्शन जो है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस है। तो x और sin x दोनों कंटिन्यूअस हैं 0 से पाई/4 में। cot x और कांस्टेंट ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है पाई/4 से पाई/2 के बीच में। पाई/2 से पाई के बीच में cos 2x और sin x ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे, देख लो आराम से। तो इसका मतलब फंक्शन अपने हर पीस में कंटिन्यूअस है ही, तो यहाँ जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा होगा वहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसका मतलब पाई/4 के लेफ्ट और राइट वैल्यू लिख लो। तो पाई/4 के लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होगी, पाई/4 प्लस a√2 इंटू साइन पाई/4, और पाई/4 के राइट साइड वैल्यू क्या होगी 2 पाई/4 इंटू कॉट पाई/4 प्लस b। ये रिजल्ट बराबर होगा क्योंकि फंक्शन पाई/4 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही पाई/2 के लेफ्ट और राइट वैल्यू देख लो, तो 2 इंटू पाई/2 इंटू कॉट पाई/2 प्लस b, और पाई/2 के राइट साइड में वैल्यू क्या होगी a इंटू कॉस 2 इंटू पाई/2 माइनस b इंटू साइन पाई/2 होगी कि नहीं होगी, देख लो भाई। यही a और b में कितनी इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है, पाई/4 प्लस a इक्वल टू पाई/2 प्लस b, देखो क्या सही लिख रहा हूँ मैं, तो a माइनस बी इक्वल टू पाई/4। देखो क्या पहली इक्वेशन सबको समझ में आई, बताओ भाई। यस हाँ, अच्छा सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही, कॉट पाई/2 जीरो हो गया, तो b और ये बन गया माइनस a, ये बन गया माइनस b, तो इसका मतलब a प्लस 2b इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों को बस हमें सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो a की जगह हम क्या रख देंगे -2b, तो -3b इक्वल टू पाई/4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -पाई/12 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई/6। देखो a आ रहा है पाई/6 और b आ रहा है -पाई/12। अगर ये a और b लेंगे तो ये फंक्शन हमेशा के लिए क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस। क्या ये बात सबको समझ में आई, बताओ, तरीका क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो 1 और √2, 1 और √2 के अलावा बाकी सब जगह तो ये कंटिन्यूस है, तो 1 के लेफ्ट और राइट वैल्यू है ना, और √2 के लेफ्ट और राइट वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 1 के वैल्यू क्या आ रही है 2/a इक्वल टू a, ये पहला रिलेशन आ गया, हाँ या ना बोलो। और दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2b² माइनस 4b और होल डिवाइडेड बाई 2√2, क्या देखो जरा, बोलिए भाई। तो यहाँ से a² इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या ले लेंगे +-√2, तो 2b² माइनस 4b इक्वल टू 2√2a। तो अगर हम a को √2 लेकर चलें तो यहाँ से आएगा b² माइनस 2b इक्वल टू 4। अरे हाँ या ना जल्दी बोलो, देखो, नहीं 2, बोलिए भाई सही लिख रहा हूँ मैं। तो b² माइनस 2b माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 +-√4 प्लस 8/2, तो b की वैल्यू 1 +-√3 आ गई। अच्छा अगर हम a को -√2 लेकर चलें तो b² माइनस 2b को हम लेंगे -2, तो b² माइनस 2b प्लस 2 0 आएगा, यहाँ से b की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, a तो √2 फिक्स हो गया और b की वैल्यू क्या हो गई 1 -√3। सी आंसर हुआ कि नहीं, देखो। यस सर। Yes, sir. क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया भाई, ये बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रखो।
कह रहे हैं ए को 0 और बी को 5 लें तो ये कंटिन्यूस आ रहा है। तो 1 पे वैल्यू आ रही है, 1 से पहले 5 आ रही है और 1 के बाद शायद a प्लस बी आ रही है, पहला रिजल्ट। इसके बाद 3 पे आ रहा है a प्लस 3b और 3 के बाद ये रिजल्ट आ रहा है b प्लस 15। क्या बोलो? अच्छा 5 की अगर हम बात करेंगे तो b प्लस 25 इक्वल टू 30 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a माइनस 2b आ रहा है। क्या बोलो? सॉरी, a प्लस 2b, ये भी 15 आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो b की वैल्यू 5 आ रही है, तो b की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो a तो 5 आ जाएगा यहाँ से। अरे हाँ या ना, बोलो। यस सर। और यस सर। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे a प्लस बी इक्वल टू 5 को, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b कितना आ रहा है? सर ए तो 0 आ जाएगा, बी 5 आ जाएगा। b 5 आ जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है ये आंसर है, इन दोनों इक्वेशन से कह रहा है ये आंसर है, तो ऐसा तो कोई a और b का पेयर बनेगा ही नहीं जो तीनों इक्वेशन को क्या कर दे, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे। तो आंसर डी हो गया ना, नॉट कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। भाई ऐसा ए और बी चाहिए जिससे तीनों कंडीशन एक साथ क्या हो, सेटिस्फाई। अगर आप ये दोनों लोगे तो पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, और अगर आप ये वैल्यू ले रहे हो तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हाँ या ना? यस सर। नहीं, इन दोनों को लो जरा, तो इससे ये वैल्यू कहाँ आ रही, ए इक्वल टू 0 कहाँ आ रहा जब है? नीचे वाली इक्वेशन ले रहे हैं बी इक्वल टू 5 और उसको ऊपर वाली में रख रहे हैं तो ए 0 आ रहा है। हाँ मतलब जब ये दोनों इक्वेशन ले रहे हैं ना, यस सर। हम्म, तब ये आंसर आ रहा है। बट ऐसा कोई ए और बी का पेयर आ ही नहीं रहा। जैसे देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चलें तो ए प्लस बी इक्वल टू 5 और ए प्लस 2b इक्वल टू 15, डिफरेंट वैल्यू। ए प्लस बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, डिफरेंट वैल्यू। ए प्लस 2b इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 5, डिफरेंट वैल्यू। तो सबसे ए एंड बी का क्या आ रहा है? डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं सबके। इसका मतलब ऐसा कोई हमें वैल्यू मिल ही नहीं रहा है जो साइमल्टेनियसली तीनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। इसीलिए फ्लो में आंसर ये मत लिख दीजिएगा, आंसर इसका क्या है, नॉट कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्यों है ये आंसर, समझ में आया? इन जनरल फ्लो में 0 to 5 लिखने की आदत है, या दो इक्वेशन ये वाली सॉल्व करते तो 5 5 लिखने की आदत है, हाँ या ना? ये दोनों सॉल्व करते तो -5 और 10 लिखने की भी आदत हो जाती, हाँ या ना बोलो? इन दोनों को सॉल्व करते तो आंसर -5 और 10 आ जाता, इन दोनों को सॉल्व करते तो 0 और 5 आ जाता, इन दोनों को सॉल्व करते तो 5 और 5 आ जाता। बट ये तीनों डिफरेंट हैं, तो यानी ये तीनों आंसर नहीं, आंसर क्या है, नॉट कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? दिया जाए, डिफरेंशिएबल बोल दिया जाए, जैसे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, मान लो एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है f1x, एक्स ए से बी, f2x, एक्स बी से सी, सही है ना? और हमसे कहा गया कि ए से सी के बीच में एफ एक्स, F1 और F1x जो है, F1x एंड F2x हैं, ये सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सही है? तो इसका मतलब एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो एफ एक्स भी कैसा होगा, सॉरी, F1 और F1x और F2x अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो F1x और F2x कंटिन्यूस तो होंगे ही, हाँ या ना? अब हमसे कहा गया कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो एक तो रिजल्ट ये बनेगा कि F1b इक्वल टू F2b, पहला केस। दोबारा हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा F1x का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा F2x का डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन थे ही, नहीं समझे मेरी बात? तो इसका जो एल एस डी आर एस डी आएगा वो इसी के डिफरेंशिएशन में वैल्यू रख देंगे। तो F1 डैश बी
इक्वल टू F2 डैश बी, ये दूसरी इक्वेशन। यही दोनों इक्वेशन बना के हमको जैसी सिचुएशन की डिमांड पड़ेगी वैसा हम सोल्यूशन लगा लिया करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब पीस वाइज फंक्शन में अगर हमें सेम कंडीशन लगानी हो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमें ऐसे कुछ कांस्टेंट दिए और उनकी वैल्यू पूछी गई हो, तो एक कंडीशन डिफरेंशिएबल से कंटिन्यूअस वाली लगेगी, दूसरा इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके लिख लो क्योंकि ये सब डिफरेंशिएट हो ही रहे हैं। तब एक इसमें फिर से वही ए और बी वैल्यू रख दो, LHD RHD वो दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो LHD अलग निकालो, RHD दोनों को बराबर कर दो। LHD RHD सीधा हम डिफरेंशिएट करके उस केस में निकाल लेंगे, सीधा वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ट्वाइस डिफरेंशिएबल वाली लाइन का मतलब समझे कि नहीं? मतलब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है f(x) इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब f(x) भी डिफरेंशिएबल है, f'(x) भी डिफरेंशिएबल है और f"(x) भी डिफरेंशिएबल है। ये मतलब होता है किसका? ट्वाइस डिफरेंशिएबल का। ये मतलब किसका होता है भाई? ट्वाइस डिफरेंशिएबल। मतलब तीनों फंक्शन कैसे हैं? डिफरेंशिएबल है। दैट इज कॉल्ड ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ भाई, हुआ? तो पहली चीज तो भाई डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ कंटिन्यूटी होनी चाहिए, है ना? तो पाई से पहले वैल्यू और पाई के बाद वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। तो पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू K2 कॉस पाई। तो -K2 इक्वल टू -1, तो K2 की वैल्यू तो फिक्स हो गई कहाँ पे? 1 पे। ये दिखा सबको? हाँ या ना? अब पहले f'(x) निकाल लो डिफरेंशिएट करके, क्या आ रहा है? 2K1 x माइनस पाई और -K2 साइन x। देख लो आराम से, ये x लेस देन पाई आ रहा है और ये x ग्रेटर देन पाई होगा ना? अरे यार, साइन सही कर लो, यहाँ ग्रेटर कर लेना, ठीक है? ओके। हाँ भाई, तो अब बताओ क्या ये पाई पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी भी 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएबल है ही। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब f'(x) कर दो क्योंकि f'(x) भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? 2K1 और ये क्या आ जाएगा? -K1 cos x -K2 cos x। x लेस देन पाई और x ग्रेटर देन पाई। अब फिर से पाई रखो, तो 2K1 किसके बराबर आ गया? K2 के। और K2 क्या आ रहा है? 1, तो K1 क्या आ गया? 1/2। K1 हाफ आ गया, K2 -1। क्या लॉजिक समझ में आया सबको? बोलो, क्या ये डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक समझ पाए कि नहीं आए? बस हम उसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखते चले गए, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। बोलिए, ट्वाइस डिफरेंशियल का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करके K1 K2 के पेयर तक जाना है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको वहां तक भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए सर। सीधा 2 पे वैल्यू निकालो, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 2a इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस 3। देख लो ध्यान से, यानी कि 2a प्लस 2b इक्वल टू -3। पहली इक्वेशन यही बन रही है, चेक करो। अच्छा, इसके बाद इसी इक्वेशन को क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। जैसे डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? a when x लेस देन 2, 2ax प्लस b when x ग्रेटर देन 2। तो a इक्वल टू क्या आ गया? 4a प्लस b। दिखा सबको? इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई? -3a। तो b की जगह रख दो -3a। तो 2a और साथ में आ गया -6a -3। तो क्या a की वैल्यू 3/4 आ रही है? b की वैल्यू कितनी आ रही है? -9/4। डी आंसर आ रहा है, देखो। यस सर। गुड। यस अब सर। आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि आपका जो f(x) फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है,
क्या ऐसे सही? एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स बाई जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस बट कहाँ, जी एक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जहां जहां जी एक्स जीरो हो रहा होगा वो पॉइंट हटा के उनको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बोलेंगे, उसके अलावा वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? सेम लॉजिक, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका सम, डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सही है, और डिवीजन भी हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बट उसके लिए क्या कंडीशन एक्स्ट्रा में है कि डिनोमिनेटर वाले जो पॉइंट है जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो है वो पॉइंट जीरो नहीं होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताएं। क्लियर? चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।